हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 2 साधारण स्पष्टीकरण की समस्त धाराओं को एक साथ लेकर आए हैं। इस वीडियो के द्वारा आप अध्याय 2 में आने वाली धारा 6 से लेकर धारा 52 का तक की सभी धाराओं का एक साथ रिवीजन कर सकते हैं। हमने इस वीडियो में केवल धाराओं को एज इट इज़ बताया है। किसी भी धारा के बारे में डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जाकर आप उस धारा की डिटेल वीडियो देख सकते हैं। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। धारा 6, संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अधीन समझा जाना। इस संहिता में सर्वत्र अपराध की हर परिभाषा, हर दंड उपबंध और हर ऐसी परिभाषा या दंड उपबंध का हर दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अधीन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों की ऐसी परिभाषा, दंड उपबंध या दृष्टांत में दोहराया न गया हो। दृष्टांत क्या है इसका? इस संहिता की वे धाराएं जिनमें अपराधों की परिभाषाएं अंतर्विष्ट हैं यह अभिव्यक्त नहीं करती कि 7 वर्ष से कम आयु का शिशु ऐसे अपराध नहीं कर सकता, किंतु परिभाषाएं वो साधारण अपवाद के अधीन समझी जानी है जिसमें यह उपबंधित है कि कोई बात जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है अपराध नहीं है। दृष्टांत ख का एक पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना या को जिसने हत्या की है पकड़ लेता है। यहाँ का सदोष परिरोध के अपराध का दोषी नहीं है क्योंकि वह या को पकड़ने के लिए विधि द्वारा आबद्ध था और इसलिए यह मामला उस साधारण अपवाद के अंतर्गत आ जाता है जिसमें यह उपबंधित है कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। 7, एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव। हर पद जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में किया गया है, इस संहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया गया है। धारा 8, लिंग। पुल्लिंग वाचक शब्द जहाँ प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में लागू हैं, चाहे नर हो या नारी। धारा 9, वचन। जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो एक वचन द्योतक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन आता है और बहुवचन द्योतक शब्दों के अंतर्गत एक वचन आता है। धारा 10, पुरुष स्त्री। पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का द्योतक है, स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का द्योतक है। धारा 11, व्यक्ति। कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है। धारा 12, लोक। लोक का कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय लोक शब्द के अंतर्गत आता है। धारा 13, कोइन की परिभाषा विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा निकाल दी गई है। धारा 14, सरकार का सेवक। सरकार का सेवक शब्द सरकार के प्राधिकार के द्वारा या अधीन भारत के भीतर उस रूप में बने रहने दिए गए, नियुक्त किए गए या नियोजित किए गए किसी भी ऑफिसर या सेवक का द्योतक है। धारा 15, ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा विधि अनुकूलन आदेश 1937 द्वारा निर्देशित कर दी गई है। धारा 16 भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परिभाषा थी या विधि अनुकूलन आदेश 1937 से निर्देशित कर दी गई है। धारा 17, सरकार। सरकार शब्द केंद्रीय सरकार या किसी राज्य की सरकार का द्योतक है। धारा 18, भारत। भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। धारा 19, न्यायाधीश। न्यायाधीश शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो पद रूप से न्यायाधीश अभिहित हो, किंतु उस हर व्यक्ति का भी द्योतक है जो किसी विधि कार्यवाही में, चाहे वह सिविल हो या दांडिक, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, अथवा जो उस व्यक्ति निकाय में से एक हो जो व्यक्ति निकाय ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। जिसका दृष्टांत है क, सन 1859 के अधिनियम 10 के अधीन किसी वाद में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कलेक्टर न्यायाधीश है। ख, किसी आरोप के संबंध में जिसके लिए उसे जुर्माना या कारावास का दंड देने की शक्ति प्राप्त है, चाहे उसकी अपील होती हो या ना होती हो, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश है। ग, मद्रास संहिता के सन 1816 के विनिमय 7 के अधीन वादों का विचारण करने की और अवधारण करने की शक्ति रखने वाली पंचायत का सदस्य न्यायाधीश है। घ, किसी आरोप के संबंध में जिनके लिए उसे केवल अन्य न्यायालय को विचारणार्थ सुपुर्द करने की शक्ति प्राप्त है, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश नहीं है। धारा 20, न्यायालय। न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का जिसे अकेले ही का न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो या उस न्यायाधीश निकाय का जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिकता कार्य कर रहा हो, द्योतक है। दृष्टांत है इसका
मद्रास संहिता के सन 1816 के विनियम 7 के अधीन कार्य करने वाली पंचायत, जिसे वादों का विचारण करने और अवधारण करने की शक्ति प्राप्त है, न्यायालय है। धारा 21 लोक सेवक। लोक सेवक शब्द उस व्यक्ति का द्योतक है जो एतस्मिन पश्चात निम्नलिखित वर्णनों में से आता है, अर्थात पहला निश्चित, दूसरा भारत की सेना, नौसेना या वायुसेना का हर आयुक्त ऑफिसर, तीसरा हर न्यायाधीश जिसके अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो किन्हीं न्याय निर्णायक कृत्यों का चाहे स्वयं या व्यक्तियों के किसी निकाय के सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। चौथा न्यायालय का हर ऑफिसर जिसके अंतर्गत समापक, रिसीवर या कमिश्नर आता है, जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे या कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणित करे या रखे या किसी संपत्ति का भार संभाले या उस संपत्ति का बयान करे या किसी न्यायिक आदेशिका का निष्पादन करे या कोई शपथ ग्रहण कराए या निर्वचन करे या न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखे, और हर व्यक्ति जिसे ऐसे कर्तव्यों में से किन्हीं का पालन करने का प्राधिकार न्यायालय द्वारा विशेष रूप से दिया गया हो। पाँचवां किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला हर जूरी सदस्य, असेसर या पंचायत का सदस्य। छठवां हर मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसको किसी न्यायालय द्वारा या किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा कोई मामला या विषय विनिश्चय या रिपोर्ट के लिए निर्देशित किया गया हो। सातवां हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता हो जिसके आधार से वह किसी व्यक्ति को परिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त हो। आठवां सरकार का हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह अपराधों का निवारण कर अपराधों की इत्तला दे, अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे या लोक के स्वास्थ्य, क्षेम या सुविधा की संरक्षा करे। नौवां हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे या व्यय करे या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण, निर्धारण या संविदा करे या किसी राजस्व आदेशिका का निष्पादन करे या सरकार के धन संबंधी हितों पर प्रभाव डालने वाले किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे या सरकार के धन संबंधी हितों में संबंधित किसी दस्तावेज को बनाए, आदि प्रमाणित करे या रखे या सरकार के धन संबंधी हितों की संरक्षा के लिए किसी विधि के व्यतिक्रम को रोके। 10वां हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह किसी ग्राम, नगर या जिले के किसी धर्मनिरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे या रखे या व्यय करे या कोई सर्वेक्षण या निर्धारण करे या कोई रेट या कर उद्ग्रहित करे या किसी ग्राम, नगर या जिले के लोगों के अधिकारों के अभिनिश्चयन के लिए कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणित करे या रखे। 11वां हर व्यक्ति जो कोई ऐसा पद धारण करता हो जिसके आधार से वह निर्वाचक नामावली तैयार करने, प्रकाशित करने, बनाए रखने या पुनरीक्षण करने के लिए या निर्वाचन के किसी भाग को संचालित करने के लिए सशक्त हो। 12वां हर व्यक्ति जो का सरकार की सेवा या वेतन में हो या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता हो। ख स्थानीय प्राधिकारी की अथवा केंद्र, प्रांत या राज्य के अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित निगम की अथवा कंपनी अधिनियम 1956 का 1 की धारा 617 में यथा परिभाषित सरकारी कंपनी की सेवा या वेतन में हो। दृष्टांत नगरपालिका आयुक्त तो लोक सेवक है। स्पष्टीकरण 1 ऊपर के वर्णनों में से किसी में आने वाले व्यक्ति लोक सेवक हैं, चाहे वे सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हों या नहीं। स्पष्टीकरण 2 जहाँ कहीं लोक सेवक शब्द आए हैं वह उस हर व्यक्ति के संबंध में समझे जाएंगे जो लोक सेवक के ओहदे को वास्तव में धारण किए हुए हो, चाहे उस ओहदे को धारण करते समय उसके अधिकार में कैसी ही विधिक त्रुटि हो। स्पष्टीकरण 3 निर्वाचन शब्द ऐसे किसी विधायी, नगरपालिका या अन्य लोक प्राधिकारी के नाते चाहे वह कैसे ही स्वरूप का हो, सदस्यों के वर्णार्थ निर्वाचन का द्योतक है जिसके लिए वर्ण करने की पद्धति किसी विधि के द्वारा या अधीन निर्वाचन के रूप में विहित की गई हो। धारा 22 जंगम संपत्ति। जंगम संपत्ति शब्दों से यह आशयित है कि इसके अंतर्गत हर भांति की मूर्त संपत्ति आती है, किंतु भूमि और वे चीज़ें जो भूबद्ध हों या भूबद्ध किसी चीज़ से अस्थायी रूप से जकड़ी हुई हों इसके अंतर्गत नहीं आती। धारा 23 सदोष अभिलाभ। सदोष अभिलाभ विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ है जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति न हो। सदोष हानि। सदोष हानि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि है जिसका वैध रूप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति हो। सदोष अभिलाभ प्राप्त करना, सदोष हानि उठाना। कोई व्यक्ति सदोष अभिलाभ प्राप्त करता है यह तब कहा जाता है जबकि वह व्यक्ति सदोष रखे रहता है और तब भी जबकि वह व्यक्ति सदोष अर्जन करता है। कोई व्यक्ति
सदोष हानि उठाता है, यह तब कहा जाता है जबकि उसे किसी संपत्ति से सदोष अलग रखा जाता है, और तब भी जबकि उसे किसी संपत्ति से सदोष वंचित किया जाता है। धारा 24 बेईमानी से, जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि वह व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, वह उस कार्य को बेईमानी से करता है, यह कहा जाता है। धारा 25 कपटपूर्वक, कोई व्यक्ति किसी बात को कपटपूर्वक करता है, यह कहा जाता है यदि वह उस बात को कपट करने के आशय से करता है, अन्यथा नहीं। धारा 26 विश्वास करने का कारण, कोई व्यक्ति किसी बात के विश्वास करने का कारण रखता है, यह तब कहा जाता है जब यह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त हेतु रखता है, अन्यथा नहीं। धारा 27 पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति, जबकि संपत्ति किसी व्यक्ति के निमित्त उस व्यक्ति की पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में है, तब वह इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में है। स्पष्टीकरण, लिपिक या सेवक के नाते अस्थायी रूप से या किसी विशिष्ट अवसर पर नियोजित व्यक्ति इस धारा के अर्थ के अंतर्गत लिपिक या सेवक है। धारा 28 कूटकरण, जो व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के सदृश इस आशय से करता है कि वह उस सदृश से प्रवंचना करे या वह संभाव्य जानते हुए करता है कि तद द्वारा प्रवंचना की जाएगी, वह कूटकरण करता है, यह कहा जाता है। स्पष्टीकरण 1, कूटकरण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि नकल ठीक वैसी ही हो। स्पष्टीकरण 2, जबकि कोई व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के सदृश कर दे और सदृश ऐसा है कि तद द्वारा किसी व्यक्ति की प्रवंचना हो सकती हो, तो जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न किया जाए, यह अवधारणा की जाएगी कि जो व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के इस प्रकार सदृश बनाता है, उसका आशय उस सदृश द्वारा प्रवंचना करने का था, या वह यह संभाव्य जानता था कि एतद् द्वारा प्रवंचना की जाएगी। धारा 29 दस्तावेज, दस्तावेज शब्द किसी भी विषय का द्योतक है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के द्वारा या उनमें एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो, जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपभोग किए जाने को आशयित हो या उपयोग किया जा सके। स्पष्टीकरण 1, यह तत्वहीन है कि किस साधन द्वारा या किस पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह बनाए गए हैं, या यह कि साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आशयित है या नहीं, या उसमें उपयोग किया जा सकता है या नहीं। दृष्टांत, किसी संविदा के निबंधनों को अभिव्यक्त करने वाला लेख जो उस संविदा के साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सके, दस्तावेज है। बैंक कार्य पर दिया गया चेक दस्तावेज है। मुख्तारनामा दस्तावेज है। मानचित्र या रेखांक जिसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाने का आशय हो या जो उपयोग में लाया जा सके, दस्तावेज है। जिस लेख में निर्देश या अनुदेश अंतर्विष्ट हो, वह दस्तावेज है। स्पष्टीकरण 2, अक्षरों, अंकों या चिन्हों से जो कुछ भी वाणिज्यिक या अन्य प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर अभिव्यक्त होता है, वह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत ऐसे अक्षरों, अंकों या चिन्हों के से अभिव्यक्त हुआ समझा जाएगा, चाहे वह वस्तुतः अभिव्यक्त ना भी किया गया हो। दृष्टांत का एक विनिमय पत्र की पीठ पर जो उसके आदेश के अनुसार देह है अपना नाम लिख देता है। वाणिज्यिक प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर इस पृष्ठांकन का अर्थ है कि धारक को विनिमय पत्र का भुगतान कर दिया जाए। पृष्ठांकन दस्तावेज है और उसका अर्थ उसी प्रकार से लगाया जाना चाहिए मानो हस्ताक्षर के ऊपर धारक को भुगतान करो शब्द का तत्प्रभाव वाले शब्द लिखे गए हों। धारा 29 का इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शब्दों का वही अर्थ होगा जो उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड नाम में उन्हें संदेशित किया गया है। धारा 30 मूल्यवान प्रतिभूति। मूल्यवान प्रतिभूति शब्द उस दस्तावेज का द्योतक है जो ऐसा दस्तावेज है या होना तात्पर्यित है जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित, विस्तृत, अंतरित, निर्बंधित, निर्वापित किया जाए, छोड़ा जाए, या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति या अभिस्वीकार करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है। दृष्टांत का एक विनिमय पत्र की पीठ पर अपना नाम लिख देता है। इस पृष्ठांकन का प्रभाव किसी व्यक्ति को जो इसका विधिपूर्ण धारक हो जाए उस विनिमय पत्र पर का अधिकार अंतरित किया जाना है, इसलिए यह पृष्ठांकन मूल्यवान प्रतिभूति है। धारा 31 बिल। बिल शब्द किसी भी वसीयत दस्तावेज का द्योतक है। धारा 32 कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल आशय प्रस्तुत न हो। इस संहिता के हर भाग में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोपों पर भी है। धारा 33 कार्य लोप। कार्य शब्द कार्यावली का द्योतक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक कार्य का लोप शब्द लोपावली का द्योतक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक लोप का।
धारा 34 सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो। धारा 35 जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है। जब कभी कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण ही आपराधिक है कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति जो ऐसे ज्ञान या आशय से उस कार्य में सम्मिलित होता है उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य उस ज्ञान या आशय से अकेले उसी के द्वारा किया गया हो। धारा 36 अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा कारित परिणाम। जहाँ कहीं किसी कार्य द्वारा या किसी लोप द्वारा किसी परिणाम का कारित किया जाना या उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना अपराध है, वहाँ यह समझा जाना है कि उस परिणाम का अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा कारित किया जाना वही अपराध है। दृष्टांत का अंशतः या को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करके अंशतः या को पीट कर साशय या की मृत्यु कारित करता है, का ने हत्या की है। धारा 37 किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना। जबकि कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है, तब जो कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कार्य में से कोई एक कार्य करके उस अपराध के किए जाने में साशय सहयोग करता है, वह उस अपराध को करता है। दृष्टांत का और खा पृथक पृथक रूप से और भिन्न भिन्न समयों पर या को विष की छोटी छोटी मात्राएं देकर उसकी हत्या करने को सहमत होते हैं। का और खा या की हत्या करने के आशय से सहमति के अनुसार या को विष देते हैं, या इस प्रकार दी गई विष की कई मात्राओं के प्रभाव से मर जाता है। यहाँ का और खा हत्या करने के साशय सहयोग करते हैं, और क्योंकि उनमें से हर एक ऐसा कार्य करता है जिससे मृत्यु कारित हो, वे दोनों इस अपराध के दोषी हैं यद्यपि उनके कार्य पृथक हैं। का और खा संयुक्त जेलर हैं और अपनी उस हैसियत में वे उस कैदी या का बारी बारी से एक समय में 6 घंटे के लिए संरक्षण भार रखते हैं। या को दिए जाने के प्रयोजन से जो भोजन का और खा को दिया जाता है वह भोजन इस आशय से कि या की मृत्यु कारित कर दी जाए, हर एक अपनी हाजिरी के काल में या को देने का लोप करके वह परिणाम अवैध रूप से कारित करने में जानते हुए सहयोग करता है, या भूख से मर जाता है। का और खा दोनों या की हत्या के दोषी हैं। एक जेलर का एक कैदी या का संरक्षण भार रखता है। का या की मृत्यु कारित करने के आशय से या को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करता है, जिसके परिणामस्वरूप या की शक्ति बहुत क्षीण हो जाती है, किंतु यह क्षुधा पीड़न उसकी मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। का अपने पद से च्युत कर दिया जाता है और खा उसका उत्तरवर्ती होता है। का से दुस्संधि का सहयोग किए बिना खा यह जानते हुए कि ऐसा करने से संभाव्य है कि वह या की मृत्यु कारित कर दे, या को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करता है या भूख से मर जाता है, का हत्या का दोषी है, किंतु का ने खा को सहयोग नहीं किया, इसलिए का हत्या के प्रयत्न का ही दोषी है। धारा 38 आपराधिक कार्य में संपृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। जहाँ की कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए या संपृक्त हैं, वहाँ वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। दृष्टांत का गंभीर प्रकोपन की ऐसी परिस्थितियों के अधीन या पर आक्रमण करता है कि या का उसके द्वारा वध किया जाना केवल ऐसा आपराधिक मानववध है जो हत्या की कोट में नहीं आता है। खा जो या से वैमनस्य रखता है, उसका वध करने के आशय से और प्रकोपन के वशीभूत न होते हुए या का वध करने में का की सहायता करता है। यहाँ यद्यपि का और खा दोनों या की मृत्यु कारित करने में लगे हुए हैं, खा हत्या का दोषी है और का केवल आपराधिक मानववध का दोषी है। धारा 39 स्वेच्छया कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छया कारित करता है, यह तब कहा जाता है जब वह उसे उन साधनों द्वारा कारित करता है जिनके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था, या उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय वह यह जानता था कि या यह विश्वास करने का कारण रखता था कि उनसे उसका कारित होना संभाव्य है। दृष्टांत का लूट को सुकर बनाने के प्रयोजन से एक बड़े नगर के एक बसे हुए गृह में रात को आग लगाता है और इस प्रकार एक व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है। यहाँ का आशय भले ही मृत्यु कारित करने का न रहा हो और वह दुखित भी हो कि उसके कार्य से मृत्यु कारित हुई है, तो भी यदि वह यह जानता था कि संभाव्य है कि वह मृत्यु कारित कर दे तो उसने स्वेच्छया मृत्यु कारित की है।
धारा 40 अपराध। इस धारा के खंड 2 और 3 में वर्णित अध्यायों और धाराओं के सिवाय अपराध शब्द इस संहिता द्वारा दंडनीय की गई किसी बात का द्योतक है। अध्याय 4, अध्याय 5 का और निम्नलिखित धाराएं अर्थात धारा 64, 65, 66, 67, 71, 109, 110, 112, 114, 115, 116, 117, 187, 194, 195, 203, 211, 213, 214, 221, 222, 223, 224, 225, 327, 328, 329, 330, 331, 347, 348, 388, 389 और 445 में अपराध शब्द इस संहिता के अधीन या एतस्मिन् पश्चात यथा परिभाषित विशेष या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय बात का द्योतक है। और धारा 141, 176, 177, 201, 202, 212, 216 और 441 में अपराध शब्द का अर्थ उस दशा में वही है जिसमें कि विशेष या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय बात ऐसी विधि के अधीन 6 मास या उससे अधिक अवधि के कारावास से, चाहे वह जुर्माने सहित हो या रहित, दंडनीय है। धारा 41 विशेष विधि। विशेष विधि वह विधि है जो किसी विशिष्ट विषय को लागू हो। धारा 42 स्थानीय विधि। स्थानीय विधि वह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को ही लागू हो। धारा 43 अवैध। करने के लिए वैध रूप से आबद्ध। अवैध शब्द उस हर बात को लागू है जो अपराध हो या जो विधि द्वारा प्रसिद्ध हो या जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो, और कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है। धारा 44 क्षति। क्षति शब्द किसी प्रकार की अपहानि का द्योतक है जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित हुई हो। धारा 45 जीवन। जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, जीवन शब्द मानव के जीवन का द्योतक है। धारा 46 मृत्यु। जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, मृत्यु शब्द मानव की मृत्यु का द्योतक है। धारा 47 जीव जंतु। जीव जंतु शब्द मानव से भिन्न किसी जीवधारी का द्योतक है। धारा 48 जलयान। जलयान शब्द किसी चीज़ का द्योतक है जो मानवों के या संपत्ति के जल द्वारा प्रवाहन के लिए बनाई गई हो। धारा 49 वर्ष मास। जहाँ कहीं वर्ष शब्द या मास शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ यह समझा जाना है कि वर्ष या मास की गणना ब्रिटिश कैलेंडर के अनुकूल की जानी है। धारा 50 धारा। धारा शब्द इस संहिता के किसी अध्याय के उन भागों में से किसी एक का द्योतक है जो सिरे पर लगे संख्यांकों द्वारा विभिन्न किए गए हैं। धारा 51 शपथ। शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान और ऐसी कोई घोषणा जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना या न्यायालय में या अन्यत्र सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत हो, शपथ शब्द के अंतर्गत आती है। धारा 52 सद्भावपूर्वक। कोई बात सद्भावपूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो। धारा 52 का संश्रय। धारा 157 में के सिवाय और धारा 130 में वहाँ के सिवाय जहाँ की संश्रय संश्रित व्यक्ति की पत्नी या पति द्वारा दिया गया हो। संश्रय शब्द के अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद या प्रवाहन के साधन देना या किन्हीं साधनों से, चाहे वे उसी प्रकार के हों या नहीं जिस प्रकार के इस धारा में परिगणित हैं, किसी व्यक्ति की सहायता पकड़े जाने से बचने के लिए करना आता है। मित्रों, इस प्रकार अध्याय 2 भारतीय दंड संहिता का समाप्त हुआ, जिसमें हमने आपको धारा 6 से लेकर 52 का तक का एक ब्रीफ दिया है। अगर इसको आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर और वहां दी गई लिंक पर क्लिक कर आईपीसी की प्लेलिस्ट भी दी हुई है और डिटेल में भी अलग से दिया गया है हर धारा वाइज, तो आप वहां से भी हर धारा को अलग से डिटेल में जान सकते हैं। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र ही आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।